एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीसीसी निकेतन पे। और विश्व के महाद्वीप का अध्ययन के क्रम में आज हम न्यूजीलैंड का अध्ययन करेंगे। वो जो ओशिनिया महाद्वीप का एक देश है और ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है ओशिनिया में स्थित, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। और आई होप कि पीछे का वीडियो आप लोगों ने अभी तक देख चुका है। अगर नहीं देखें तो जाकर के हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और वहां जाकर के आप अपने पीछे का 2 वीडियो जो है ओशिनिया महाद्वीप पर जो बनाए हैं उसको आप देख लेंगे, ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। और वीडियो में हमारे साथ आप बने रहेंगे, चैनल के साथ बने रहेंगे तो संपूर्ण विश्व का अध्ययन हम धीरे धीरे एक एक करके सभी महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहाँ की स्थलाकृति का अध्ययन करेंगे, वहाँ के निवास स्थान का अध्ययन करेंगे अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो। और उसी क्रम में आज हम न्यूजीलैंड का अध्ययन करेंगे, जो हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया के भू आकृति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। वहाँ पर्वत, पहाड़, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के खनिज संपदा किस प्रकार का है, वहाँ के स्थलीय क्षेत्र के चारों तरफ महासागर का क्या नाम है, कहाँ स्थित है विश्व में, उसके बारे में हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख चुके हैं। आज उसी प्रकार से न्यूजीलैंड के बारे में अध्ययन करेंगे। और न्यूजीलैंड का अवस्थिति सबसे पहले देख लेंगे। तो न्यूजीलैंड का अवस्थिति कहाँ है, तो ये प्रशांत महासागर के, न्यूजीलैंड जो है वो प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है ना। और ये इसका लोकेशन है न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड मुख्य रूप से अगर देखा जाए प्रशांत महासागर के रिस्पेक्ट में तो दक्षिण पश्चिम है, और अगर ऑस्ट्रेलिया के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से किधर है जी, तो ऑस्ट्रेलिया से किधर है जी, ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण पूर्व में स्थित है। प्रशांत महासागर से इधर दक्षिण पश्चिम में है, ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण पूर्व में है। अब ये न्यूजीलैंड जो पूर्णतः प्रशांत महासागर में स्थित है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में प्रशांत महासागर का जलीय क्षेत्र है जिसका नाम है तस्मान सागर, जो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड के मुख्य भूमि से अलग करता है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है। तो आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा विश्व में इसका स्थिति है ना। और हम ओशिनिया में देश देख चुके हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया देखे हैं और उसके बाद न्यूजीलैंड देखेंगे। उसी क्रम में हम यहाँ देखेंगे मेलानेशिया देखेंगे, माइक्रोनेशिया देखेंगे और पॉलिनेशिया देखेंगे, है ना। तो ये सब अध्ययन करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं। चलिए, तो न्यूजीलैंड के बारे में कुछ जानकारियां इकट्ठा करते हैं। उसमें से पहला है क्या जी, तो उसमें से हमारा पहला है उसमें से न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अब न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से जलवायु ब्रिटेन की तरह, जिस प्रकार से ब्रिटेन की जलवायु है उसी प्रकार से यहाँ की जलवायु है ना। यानी कि यहाँ भी जो होगा वो ठंड, आर्द्र और शीत और शुष्क जलवायु पाया जाएगा। और उसी प्रकार का वनस्पति भी यहाँ पाया जाता है, और उसी प्रकार के लोग भी दिखते हैं। इसी कारण इसे कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। और इसका खोज 1769 में जेम्स कुक द्वारा किया गया था। जेम्स कुक एक यूरोपियन है, और यूरोपियन मुख्य रूप से पुनर्जागरण के बाद विश्व में समुद्री मार्ग का खोज के लिए निकले थे। और उसी के क्रम में जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड द्वीप को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया था। और ये आप अगर नाम सुने होंगे वास्को डी गामा के बारे में, तो वास्को डी गामा उसी क्रम में भारत के समुद्री मार्ग के माध्यम से पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण, देखिए इसका स्थिति कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व दिशा में 2000 किलोमीटर की दूरी पर प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सी, न्यूजीलैंड कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के मध्य कौन सा सागर स्थित है, तो तस्मान सागर स्थित है। देखिए यह तस्मान सागर, और इधर अगर हम देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, 2000 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस बता रहा है ना, इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 2000 किलोमीटर है। और यही 2000 किलोमीटर जो सक्रिय जल राशि का क्षेत्र है उसे तस्मान सागर कहा जाता है। और एक तरफ से तस्मान सागर है और दूसरा तरफ से बृहद प्रशांत महासागर। मुख्य रूप से ये पूरा प्रशांत महासागर में ही स्थित है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तरफ का जो प्रशांत महासागर का जलीय क्षेत्र का भाग है उसका नाम क्या है, तस्मान सागर। और परंतु उसके बाद जो संपूर्ण क्षेत्र है उसका नाम प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम और कुछ जानकारियां इकट्ठा करते हैं।
कुल क्षेत्रफल इसका कितना है 2,68,680 वर्ग किलोमीटर न्यूजीलैंड का। और ये मुख्य रूप से दो द्वीप में स्थित है, एक उत्तरी द्वीप हो गया और एक दक्षिणी द्वीप हो गया। उत्तरी द्वीप एज ए रिस्पेक्ट दक्षिणी द्वीप के रिस्पेक्ट में ये नॉर्थ द्वीप हो गया, ये साउथ द्वीप, और उत्तरी द्वीप जो है वो छोटा है दक्षिणी द्वीप के रिस्पेक्ट में। तो दक्षिणी द्वीप के रिस्पेक्ट में उत्तरी द्वीप जो है वो छोटा है, और उसके बावजूद उत्तरी द्वीप में आबादी ज़्यादा निवास करती है। इसका कारण, इसका रीजन ये है कि उत्तरी द्वीप में मानव आवास हेतु अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध है ना। अनुकूल परिस्थिति अर्थात आवास सुविधा है, वहाँ भोजन की उपलब्धता, अनुकूलित जलवायु है वहाँ, इसी कारण मानव आवास उत्तरी द्वीप पर ज़्यादा है दक्षिणी द्वीप के रिस्पेक्ट में, है ना। तो हम इसी क्रम में, और इसका राजधानी जो है न्यूजीलैंड का राजधानी जो है, न्यूजीलैंड का राजधानी क्या है, वेलिंगटन शहर जो है वो भी उत्तरी द्वीप में स्थित है। वो भी कहाँ स्थित है जी, उत्तरी द्वीप में स्थित है। तो अब आगे बढ़ेंगे, और मुख्य रूप से दो द्वीप में अब देखिए उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप अपेक्षाकृत छोटा है। उत्तरी द्वीप जो है वो दक्षिण से अपेक्षाकृत छोटा है, और न्यूजीलैंड अनेक इसके अलावा और भी बहुत सारा द्वीप में बटा हुआ है, और भी छोटे छोटे बहुत सारा द्वीप है। जिस प्रकार से भारत में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप है, इसी प्रकार से न्यूजीलैंड के और भी कुछ द्वीप है, और वो कुछ द्वीप में क्या हो जाएगा, सेलेवेंडर द्वीप है ना, स्टुअर्ट द्वीप है, ग्रेट बैरियर द्वीप है और मरकरी द्वीप है। क्या हो गया, स्टुअर्ट द्वीप हो गया, सेलेवेंडर द्वीप हो गया, ग्रेट बैरियर द्वीप हो गया, और कौन सा हो गया, मरकरी द्वीप हो गया। चलिए इतना जानकारी हो गया। अब बता चुके हैं हम कि उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को क्या अलग करता है जी, तो कुक जल संधि, है ना। और कुक जल संधि का स्थिति कहाँ है, तो इस लोकेशन में है कुक जल संधि का स्थिति। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका भौतिक विभाजन देखेंगे, है ना। नक्शा अगर मैप आपका अध्ययन, मैप अगर आप अध्ययन किए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैप मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक पॉलिटिकल होता है और एक फिजिकल होता है, यानी कि एक राजनीति होता है और एक भौतिकी होता है। राजनीति मैप के अंतर्गत हम राजनीति सीमा के बारे में जानकारियां अध्ययन करते हैं, जो राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स के कारण उत्पन्न हुए, जैसे जनसंख्या हो गया, जनसंख्या के अलावा जो सीमा का निर्धारण किए वो, उसके बाद फैक्ट्री हो गया, सड़क हो गया, परिवहन हो गया, ये सब का अध्ययन करते हैं पॉलिटिकल मैप में। और वही फिजिकल मैप जिसको प्रकृति ने बनाया है, तो पर्वत, पहाड़, झरना, पठार, नदियाँ, झील, तालाब, तो ये सब का अध्ययन किस में करेंगे, तो भौतिक मानचित्र के तहत। और भौतिक मानचित्र के तहत यहाँ हम भौतिक अध्ययन किसका करने वाले हैं, तो न्यूजीलैंड का भौतिक अध्ययन करने वाले हैं। तो न्यूजीलैंड का प्राकृतिक मानचित्र किस प्रकार का है वो हम देखते हुए चलेंगे। न्यूजीलैंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड क्या है, तो आप शायद पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़े होंगे कि प्राचीन समय में, मतलब आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, पृथ्वी मुख्य रूप से दो भाग में था। एक पृथ्वी का मुख्य रूप से दो भाग में था। संपूर्ण स्थल का क्षेत्र एक जगह जुड़ाव रखता था, जिसको क्या बोलते थे, जिसको बोलते थे पैंजिया, है ना, जिसका नाम क्या था, पैंजिया। और संपूर्ण महासागर एक जगह जुड़ाव रखता था, जिसका नाम क्या था, पैंथालासा। कालांतर में इसमें विभाजन होता है, स्थल भाग में विभाजन होता है, और ये दो भाग में टूटता है। स्थल भाग दो भाग में टूटता है, और स्थल भाग नॉर्थ वाले को क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड, ठीक है। नॉर्थ वाले को क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड, और साउथ वाले को क्या बोलते हैं, साउथ वाले को क्या बोलते हैं, तो साउथ वाले क्षेत्र को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गोंडवाना लैंड के बारे में। तो गोंडवाना लैंड अर्थात दक्षिण वाले क्षेत्र में कौन आ जाएगा, न्यूजीलैंड जो होगा वो गोंडवाना लैंड का भाग है, अर्थात दक्षिण वाले का भाग है। तो अंगारा लैंड का कौन सा भाग होगा जी, तो एक एक करके दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो अंगारा लैंड में हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप आएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश जो होगा वो ग्रीनलैंड आ जाएगा, है ना। और उसके बाद यूरोप आ जाएगा, और एशिया का भारत के अलावा जितना भी क्षेत्र है, तो एशिया का नॉर्थ वाला क्षेत्र भी आ जाएगा किसमें, अंगारा लैंड में। गोंडवाना लैंड में क्या आ जाएगा, तो दक्षिण अमेरिका आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका आ जाएगा, साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका वाला क्षेत्र पूरा आ जाएगा, अंटार्कटिका वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, फिर न्यूजीलैंड आ जाएगा, भारत आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब पूरा क्षेत्र किस में आ जाएगा, गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड में का ही भाग था न्यूजीलैंड भी, ठीक है। तो ये कब विभाजन हुआ है गोंडवाना लैंड का, तो आज से 345 से 200 मिलियन वर्ष पहले कार्बेनिफेरस युग में ये अलग हुआ। कार्बेनिफेरस युग उस काल को प्रदर्शित करता है जब कोयला और
और जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ, ठीक है। यानी कि कोयला और जीवाश्म ईंधन किस युग का है, वो भी कार्बोनिफेरस युग का है। और उसी युग में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत भी लगभग टूट करके सभी एक दूसरे से दूर चला गया, है ना। यहाँ पर प्रमुख पर्वत दक्षिण द्वीप में स्थित है जो हिमाच्छादित है, दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी, और उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम तक इसका विस्तार है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का में मुख्य रूप से एक पर्वत है जो दक्षिणी द्वीप में स्थित है, उसका नाम है आल्प्स पर्वत श्रेणी। अब मुख्य रूप से आल्प्स पर्वत श्रेणी दक्षिण द्वीप में है और ये पड़ता किसमें, शीतोष्ण कटिबंधीय में। दक्षिण आते आते टेम्परेचर और लो हो जाता है, तो ये वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहेगा। और जब बर्फ से आच्छादित रहेगा और जब वो बर्फ पिघलेगा तो नदी का निर्माण होगा, झील का निर्माण होगा, झरना का निर्माण होगा। तो दक्षिण वाले क्षेत्र से इससे बहुत नदी निकलती है और इससे बहुत सारा झील भी निकलेगा, है ना। और ये सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसका निर्माण समुद्र तल से उज्जमन और निजमन क्रिया के द्वारा हुआ। पर्वत का निर्माण, इस पर्वत आल्प्स पर्वत का निर्माण किससे हुआ, उज्जमन और निजमन। उज्जमन और निजमन क्या है वो थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो उज्जमन का तात्पर्य होता है ऊपर उठना, है ना। कोई स्थल भाग है, अगर वो किसी प्राकृतिक क्रिया के फलस्वरूप ऊपर उठ गया है तो ये जो उठा हुआ भाग है ये पर्वत के रूप में दिखेगा, तो ये पर्वत को क्या बोलेंगे, उज्जमन। उज्जमन के फलस्वरूप ये पर्वत बना है। अब कोई स्थल भाग है वो नीचे दब गया तो ये जो उठा हुआ भाग दिख रहा है ये क्या है, ये भी पर्वत के रूप में दिखेगा, तो ये भी क्या हो गया, निजमन के फलस्वरूप पर्वत बना है ना। अब अगला पर्वत के निर्माण का और भी कारण है, जैसे फोल्ड माउंटेन का नाम सुने होंगे, मोड़दार पर्वत। यानी कि दो गो स्थल भाग दो गो टकराया और क्या हुआ, धीरे धीरे मोड़ पड़ गया, दोनों में मुड़ गया और एक पर्वत का निर्माण हो गया। तो उस प्रकार के पर्वत को क्या बोलेंगे, मोड़दार पर्वत। जैसे एग्जाम्पल में कौन सा है जी, हिमालय है ना। इस प्रकार से जैसे दो प्लेट है, इस प्रकार से दोनों टकराया तो जो पर्वत का निर्माण होगा वो कैसा पर्वत होगा, मोड़दार पर्वत। और उज्जमन और निजमन का एग्जाम्पल भारत का पश्चिमी घाट और भारत का पूर्वी घाट, ठीक है। इधर और इधर का जो क्षेत्र है भारत का वो किस में आएगा, उज्जमन और निजमन के फलस्वरूप निर्माण हुआ है, वो है पश्चिमी घाट भारत का और पूर्वी घाट, ठीक है। और यहाँ भी किसके बारे में बात कर रहा है, तो आल्प्स पर्वत, और वो भी किसके कारण निर्मित हुआ है, तो उज्जमन और निजमन के फलस्वरूप निर्मित हुआ है आल्प्स पर्वत का। देखिए पर्वत का निर्माण का और भी कारण है, जैसे ज्वालामुखी के कारण भी पर्वत निर्मित होता है। जैसे विश्व में अटलांटिक महासागर के बीच में कटक का निर्माण हुआ है, वो भी ज्वालामुखी क्रिया के कारण। समुद्र में जलमग्न पर्वत है, वो भी ज्वालामुखी क्रिया के कारण हुआ है, उसी को कटक बोलते हैं। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसका निर्माण समुद्र तल के उज्जमन की क्रिया के फलस्वरूप हुआ। मतलब समुद्र तल जब ऊपर की ओर उठ गया तो जो स्थलाकृति का निर्माण हुआ, जो ऊंची स्थलाकृति का निर्माण हुआ पर्वत के रूप में, उस पर्वत को क्या बोलते हैं, उज्जमन की क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पर्वत। और उसी में से क्या है, आल्प्स पर्वत, जो न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में स्थित है, ठीक है। इसका तीव्र ढाल में अनेक हिमनद निकलते हैं। हिमनद निकलेगा मतलब हिमानीकृत नदियां निकलेगा, और वो नदियां विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति का भी निर्माण करेगा। इसी श्रेणी में न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी, मतलब आल्प्स श्रेणी में ही न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है। एक का नाम है माउंट कुक जिसकी ऊंचाई 3748 मीटर है, और दूसरा का नाम है माउंट तस्मान जिसकी ऊंचाई 3497 मीटर है, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंची चोटी का नाम अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तब तक हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम पता है तो बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ के मूल निवासी, ठीक है, यहाँ के मूल निवासी माओरी कुक शिखर को ओरंगो कहते हैं, ठीक है। माओरी कुक शिखर है, और माओरी कुक शिखर में जो लोग रहते हैं उनका नाम क्या है, मोरंगो है। जैसे भारत में ही प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, निग्रोइड और भी विभिन्न प्रकार के प्रजाति के लोग रहते हैं, और इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्थानीय जनजाति है, उसका नाम क्या है, ओरंगो, ठीक है। दक्षिणी द्वीप के दक्षिण पश्चिम तट पर तट रेखा अत्यधिक कटे फटे हैं, और जिसे फ्योर्ड तट के नाम से जानते हैं, है ना। फ्योर्ड तट का निर्माण करता है। ये दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र की बात कर रहा है। ये क्षेत्र देख रहे होंगे, ये कटा फटा तट है, और इसी को क्या कहा जाता है, फ्योर्ड तट। मुख्य रूप से फ्योर्ड तट शब्द का प्रयोग नार्वे जो है ना, इस प्रकार से स्ट्रक्चर है और उसका भी कटा फटा तट है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। यूरोप का एक देश है नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, है ना, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अब फ्योर्ड क्या होता है, तो वो एक प्रकार की स्थलाकृति है। होता क्या है, जब जैसे ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर का एक टुकड़ा है मान लिया जाए, और ऊपर से पर्वत से
पर्वत से हिमनद निकल करके आ रहा है और ये ग्लेशियर को काट दिया है। ग्लेशियर को काट दिया तो किस प्रकार का स्थलाकृति बनेगा, ऐसे स्थलाकृति बनेगा और यहाँ समुद्र में आकर के मिलेगा। फिर और अलग हिमनद आएगा, वो भी क्या करेगा, वो भी काट देगा और यहाँ दूसरा उसी प्रकार का खाई की तरह आकर के समुद्र में मिलेगा पानी। तो इस प्रकार से जो खाई की तरह स्थलाकृति निर्माण करेगा समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में, उसी को बोलते हैं फियोर्ड तट। अब फियोर्ड तट मुख्य रूप से नॉर्वे के क्षेत्र को बोला जाता है और उसी की स्थलाकृति यहाँ भी दिखती है, अतः यहाँ भी इसको फियोर्ड तट के नाम से जानते हैं। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए, तो अब फियोर्ड तट में एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसका फियोर्ड राष्ट्रीय उद्यान नाम है, वहां के जगह के नाम पर ही रख दिया गया। उत्तरी द्वीप की स्थलाकृति का निर्माण अधिकांशतः ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुआ। ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुआ। अब देखिए, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप किस चीज का निर्माण होगा, लावा का पठार का निर्माण होगा, क्रेटर का निर्माण होगा, क्रेटर में पानी भर जाएगा तो क्रेटर झील का निर्माण होगा, है ना। ज्वालामुखी के कारण ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। तो ये कहाँ निर्माण हुआ है, तो उत्तरी द्वीप में, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में निर्माण हुआ है। उत्तरी द्वीप का उत्तरी भाग मैदानी व समतल है। उत्तरी द्वीप का, न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप है, इसका नॉर्थ वाला पार्ट जो है वो मैदानी व समतल है। उत्तरी द्वीप का उत्तर वाला भाग जो है ये मैदानी और समतल है, ठीक है। और परंतु मध्य वाला भाग जो है वो किससे, लावा के पठार से निर्माण हुआ है। और दक्षिण पश्चिम वाला भाग जो है वो क्या है, तो मैदान भूमि है। अब देखिए, जब उत्तर वाला भाग क्या बोल रहा है कि न्यूजीलैंड का उत्तर की स्थलाकृति अधिकांशतः ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुआ है। उत्तरी द्वीप की स्थलाकृति, तो उसी प्रकार के वहां स्थलाकृति भी दिखेगा, जिसमें से उत्तर भाग मैदानी भाग है, समतल है। समतल रहेगा तो वहां कृषि कार्य संपन्न होगा, अच्छा। और पश्चिम वाला भाग में क्या है, तराना का मैदान कहा जाता है, जहां भी कृषि कार्य संपन्न होता है। मध्य भाग में लावा से निर्मित हुआ है, लावा से निर्मित हुआ है वो पठारी क्षेत्र है ना। और उसके बाद ही जैसे भारत का, मध्य भारत का पठार क्या है, वो लावा से निर्मित हुआ है ना। दक्कन ट्रैप जो क्या है वो लावा से निर्मित पठार है। मध्य पठार का रुआपेहू एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। मध्यवर्ती पठार मुख्य रूप से नॉर्थ न्यूजीलैंड का भाग जो है वो मुख्य रूप से किससे निर्मित हुआ है, किससे निर्मित हुआ है, न्यूजीलैंड का नॉर्थ भाग ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप यहाँ स्थलाकृति का निर्माण हुआ है। तो ज्वालामुखी, कुछ सक्रिय ज्वालामुखी भी देखने को मिलता है, उसमें से एक ज्वालामुखी है रुआपेहू, क्या है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी, कहाँ स्थित है, न्यूजीलैंड के मध्य वाले भाग में। चलिए, इस क्रम में और भी हम कुछ न्यूजीलैंड की जानकारियां प्राप्त करते हैं और उसमें से अब आ जाएंगे यहाँ, है ना। तो न्यूजीलैंड में बहुत सी झीलें तथा छोटी तीव्रगामी नदियां भी है। अब जब पर्वत से में हिम खंड रहेगा, बहुत सारा ग्लेशियर रहेगा, वो पिघलेगा तो नदियां बनेगा, और जब पर्वत से नदियां निकलती है तो उसका रफ्तार काफी तीव्र होता है, ठीक है। तो यहाँ तीव्रगामी नदियां, अधिकांश झील ज्वालामुखी क्रेटर झील से निर्मित हुआ। क्रेटर झील क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया जब होता है तो उसके एक मुख होता है और मुख से लावा एकदम कंटिन्यू निकल करके बाहर की ओर फैलते रहता है। तो जो मुख से लावा निकलते रहता है उस मुख को क्रेटर कहा जाता है। और वो क्रेटर जब आने वाले समय में, यानी कि कालांतर में, जब वो क्रेटर बंद हो जाता है, बारिश हुआ, वो क्रेटर में पानी भर गया और पानी भरने के बाद जो झील का निर्माण हुआ उस झील को क्या बोलेंगे, क्रेटर झील। आई होप कि आपको समझ में चला होगा। उसके बाद और भी कुछ झील का प्रकार होता है, जैसे गोखुर झील का नाम सुने होंगे। तो गोखुर झील का निर्माण जो होता है वो नदी के विसर्पण के फलस्वरूप होता है। नदी मैदानी क्षेत्र में इस प्रकार से ट्रेवल कर रही है और इसका लूप जो है वो कृषि क्रिया, मतलब यहाँ निक्षेप के कारण टूट करके अलग हो गया और नदी यहाँ से ही मार्ग अपना बदल करके सामने से जाने लगा। तो ये वाला क्षेत्र जो निर्माण हो गया, ये वाला क्षेत्र जो बन गया, ये इसे क्या बोलेंगे, गोखुर झील बोलेंगे। फिर पलाया झील का नाम सुने होंगे, वालसन झील का नाम सुने होंगे। तो ये सब झील कहाँ पाया जाता है, पलाया और वालसन मुख्य रूप से मरुस्थल वाला क्षेत्र में पाया जाता है ना। और उसके बाद और भी बहुत सारा प्रकार का झील का नाम सुने होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम और भी पढ़ेंगे, काहे कि और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। उत्तरी द्वीप पर टोपो झील है ना, और न्यूजीलैंड की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जिसका कुल क्षेत्रफल 606 वर्ग किलोमीटर है
है ना। उत्तरी द्वीप पर एक टोपो झील है जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है और उसका कुल क्षेत्रफल 606 वर्ग किलोमीटर है। वो मीठे पानी की झील है। झील मुख्य रूप से दो होता है, एक खारे पानी की झील, एक मीठे पानी की झील। अगर आपको पता है तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है वो बता देंगे, ठीक है। विशालतम झील है सबसे, है ना, और वो कैसा झील है तो क्रेटर झील है एक प्रकार का, मतलब ज्वालामुखी क्रिया जब बंद हो जाता है और उसके मुख में पानी भर जाता है और पानी से जो झील का निर्माण होता है वो कैसा झील होगा, क्रेटर झील। सबसे बड़ी नदी वोकाटो है जो उत्तरी द्वीप में प्रवाहित होती है, जिसकी कुल लंबाई कितना है 440 किलोमीटर, है ना। बैकाटो नदी की लंबाई कितना है जी 440 किलोमीटर जो उत्तरी द्वीप में बहता है ना। क्लूथा नदी जो है वो दक्षिण द्वीप की सबसे लंबी नदी और इसकी लंबाई कितना है 338 किलोमीटर, है ना। दो नदी है, एक क्या है बैकाटो है और दूसरा क्लूथा है। बैकाटो नॉर्थ न्यूजीलैंड में और क्लूथा दक्षिणी न्यूजीलैंड में। चलिए इसी क्रम में हम कुछ और जानकारियां इकट्ठा करेंगे और हम आ जाएंगे अब यहाँ की जलवायु। जलवायु को मुख्य रूप से बहुत सारा कारक प्रभावित करता है, जिसमें से टर्म्स आता है लैंडफॉर्म्स, है ना, LANDFORMS, ठीक है। तो इसके बारे में आप जानकारी थोड़ा सा कलेक्ट करेंगे और अपने कॉपी में वहीं पे मेंशंस कर देंगे। एल से लैटिट्यूड होता है, एल से अल्टीट्यूड होता है, नियर टू सी, डायरेक्शन ऑफ विंड, फॉरेस्ट हो जाएगा, ओशियनिक करंट हो जाएगा, रेनफॉल, माउंटेन और सॉइल। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप जाएंगे नेट पर सर्च मारेंगे और इसके बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे और वहीं पे मेंशंस कर देंगे जहां न्यूजीलैंड की जलवायु पढ़ना, काहे कि ये लैंडफॉर्म्स जो हम लिखाए हैं वो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगर आपको जानकारी इसका अगर नहीं है तो आप हमारे चैनल पर भी जाकर के वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल पर भी इस पर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पर वीडियो अवेलेबल है। तो यहाँ की जलवायु पर मुख्य रूप से महासागर के बीच में स्थित है, महासागर का प्रभाव पड़ेगा। पर्वत है तो पर्वत का प्रभाव पड़ेगा। महासागर से आने वाली हवा को पर्वत रोकेगा और जब हवा को रोकेगा तो वो पर्वतीय क्षेत्र में बारिश करवाएगा। वहाँ का स्थलाकृति, वहाँ का वन अलग होगा। वन संपदा जब समृद्ध होगा तो वन में रहने वाले जीव होंगे और वो जीव विभिन्न विविधता को जन्म देगा। चलिए वही देखेंगे। यहाँ जलवायु पर पर्वत एवं सागरीय स्थिति का गहरा प्रभाव पड़ता है। न्यूजीलैंड दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय में स्थित है। साधारणतः इस देश की जलवायु शीतोष्ण होती है ना। देखिए जैसे अगर आप विश्व पर देखेंगे तो विश्व पर ये क्या हो गया, विषुवत रेखा हो गया, है ना। विश्व के मानचित्र पर ये क्या हो गया, मकर रेखा हो गया। और मकर रेखा मुख्य रूप से मकर रेखा के एकदम मध्य से गुजरता है कौन, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में ये लोकेशन जो बनाए हैं ये किसका है जी, ये है न्यूजीलैंड का। तो देख रहे हैं ये किसके है, मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के मध्य में। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ की जलवायु कैसा होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। यही है ना न्यूजीलैंड, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु रहेगा। अब चूंकि इसके चारों तरफ महासागर है, प्रशांत महासागर है, तो यहाँ समुद्री जलधारा का प्रभाव पड़ेगा, महासागर के जल का भी प्रभाव पड़ेगा। चलिए तो यह वर्ष भर मृदु तापमान तथा नम मौसम रहता है। यहाँ मृदु मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है यहाँ का, ना ही ज़्यादा गर्म रहता है ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का वही स्पेसिफिकेशन है, वहाँ ना ही ज़्यादा गर्मी रहेगा ना ही ज़्यादा ठंड रहेगा, है ना। नम मौसम यानी कि मौसम में नमी रहता है, बारिश वगैरह का मौसम यहाँ रहता है, क्योंकि समुद्री क्षेत्र पड़ेगा ना, समुद्र से हवा लेकर के आएगा, अपने जलवाष्प पर्वतीय क्षेत्र में टकराएगा, वर्षा कराएगा। तो किस प्रकार का जलवायु रहेगा, तो नम जलवायु रहेगा। और ब्रिटिश तुल्य दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति होने के कारण यहाँ जनवरी फरवरी सबसे गर्म महीना होता है ना। जनवरी फरवरी उत्तरी गोलार्ध में ठंडा होगा क्योंकि सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में सनलाइट ज्यादा पड़ेगा तो दक्षिण में क्या रहेगा, गर्मी रहेगा। तो जनवरी फरवरी यहाँ का सबसे गर्म महीना होता है। जुलाई सबसे ठंड का महीना होता है। जुलाई में सूर्य जो होते हैं वो उत्तरायण हो जाते हैं और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ज्यादा पड़ेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ठंड पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तस्मान सागर की ओर से चलने वाले पश्चिमा पवन के द्वारा प्रायः वर्षा होती है। अभी कुछ देर पहले बात किए थे कि न्यूजीलैंड के पश्चिम में तस्मान सागर स्थित है और वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है। अब जब तस्मान सागर के ऊपर से हवा चलेगा तो तस्मान सागर से वो जलवाष्प ग्रहण करेगा
और वो जल वाष्प जब आल्पस पर्वत या और भी कोई ऊंची स्थलाकृति से टकराएगा तो वो क्या होगा, संघनन होकर के ठंडा होगा और उस क्षेत्र में रिमझिम वर्षा कराएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे कम वर्षा दक्षिणी द्वीप में होती है, इसलिए दक्षिणी द्वीप पर देश की दक्षिण द्वीप पर शुष्क मौसम रहता है और इस क्षेत्र पर मुख्य रूप से बर्फबारी ज्यादा होता है। देखिए तापमान कम होता है दक्षिणी द्वीप का और इसी कारण वहाँ आबादी नहीं निवास करती, क्योंकि वहाँ बारिश भी कम होता है। बारिश कम होगा, कृषि कम होगा, कृषि प्रभावित होगा तो आबादी रहेगा कैसे, वो खाएगा क्या, ऑब्वियसली बात है। तटीय भाग में ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 25 डिग्री सी रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तटीय भाग में औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, जबकि शीतकालीन तापमान कितना चला जाता है, 16 डिग्री के अप्रोक्स में रहता है। मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तो तापमान ज्यादा तो होगा ही नहीं, है ना। ऊंचे पर्वतीय भाग में कड़ी ठंड पड़ती है। आप जानते होंगे कि क्षोभ मंडल में जैसे ही ऊंचाई बढ़ते जाता है वो तापमान में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलता है, तो पर्वतीय क्षेत्र में ठंड पड़ेगा ही, ऑब्वियसली बात है। तो चलिए हम जलवायु भी देख चुके हैं, इसका जलवायु देख चुके हैं, है ना। जलवायु के बाद न्यूजीलैंड देश समाप्त हो चुका है और न्यूजीलैंड के बाद कुछ द्वीपीय देश बचा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, वो भी हम कवर अप कर लेंगे। और द्वीपीय देश में क्या हो जाएगा सबसे पहले, द्वीपीय देश में आपका क्या हो जाएगा सबसे पहले, द्वीपीय देश में हो जाएगा तस्मान मेलानेशिया सबसे पहले। ठीक है, तो मेलानेशिया को ही सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, मेलानेशिया प्रशांत महासागर के सबसे पश्चिम द्वीप समूह एवं द्वीपों को पश्चिम द्वीप समूह को क्या कहते हैं, मेलानेशिया कहते हैं। प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर कहाँ हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और न्यू गिनी यह प्रदेश इंडोनेशिया और फिलीपींस के मध्य में स्थित है। चलिए तो इसका लोकेशन सबसे पहले देख लेते हैं, इसका लोकेशन देख लेते हैं, किसका जी, मेलानेशिया का लोकेशन देख लेते हैं, है ना। मेलानेशिया का लोकेशन देख लेते हैं तो कहाँ बोल रहा है, तो प्रशांत महासागर इधर हो गया। प्रशांत महासागर के किधर है, तो दक्षिण में और पश्चिम में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में। देखिए तो इस डायरेक्शन में जो द्वीपीय देश स्थित है उसे क्या बोलते हैं, मेलानेशिया बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पूर्व वाला क्षेत्र जो है वो भी मेलानेशिया में आएगा, और फिलीपींस के दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र, दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र, या फिर इंडोनेशिया के पूर्व वाला क्षेत्र किसमें आएगा, मेलानेशिया। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है छोटा सा पार्ट ब्लू से, यही है मेलानेशिया का। तो इसी का ये एक द्वीपीय देश है, छोटा छोटा द्वीप में स्थित है। तो वो देखिए अब इसका कुछ स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं, है ना। इस प्रदेश इंडोनेशिया और फिलीपींस के मध्य में स्थित है यह देश। ठीक है, और न्यू गिनी द्वीप इस संस्कृति प्रदेश का पश्चिम द्वीप माना जाता है। सबसे पश्चिम द्वीप कौन है, पापुअन्स न्यू गिनी, और पापुअन्स न्यू गिनी का आधा भाग इंडोनेशिया में पड़ता है और आधा भाग ओशिनिया में पड़ता है। न्यू गिनी जो द्वीप है पूरा न्यू गिनी, इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर मिलेगा। आप अगर नेट पर सर्च मारेंगे तो इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें से पूर्व वाला क्षेत्रफल कौन सा है, पापुअन्स न्यू गिनी, और पश्चिम वाला क्षेत्र में क्या है, इंडोनेशिया का एक प्रांत पड़ता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और भी जानकारी देखेंगे। इसमें इंडोनेशिया का इरियन जावा, है ना, इरियन जावा वही एक प्रांत है जो कहाँ पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा जी, तो पापुअन्स न्यू गिनी यानी कि न्यू गिनी द्वीप का जो पश्चिम वाला क्षेत्र रहेगा उसको क्या बोलते हैं, इरियन जावा बोलते हैं, जबकि पूरब वाला क्षेत्र को पापुअन्स न्यू गिनी नाम कहा जाता है ना। इसमें और भी कुछ द्वीप है, देश है, द्वीपीय देश, सोलोमन है, वनुआतू है, कैलिडोनिया और फिजी, ये सब द्वीप सम्मिलित है। न्यू गिनी के पूर्वी भाग को पापुअन्स एवं पश्चिमी भाग को इरियन कहा जाता है ना। पूर्वी भाग को क्या बोलेंगे, पापुअन्स, और पश्चिम भाग को इरियन। इरियन जो है वो इंडोनेशिया का पार्ट है और पापुअन्स न्यू गिनी किसका पार्ट है जी, पापुअन्स न्यू गिनी मेलानेशिया का पार्ट है। सोलोमन द्वीप समूह तथा न्यू कैलिडोनिया मलेशिया का महत्वपूर्ण भाग है। मेलानेशिया का महत्वपूर्ण भाग है कौन कौन, सोलोमन द्वीप समूह है और क्लेडोनिया है ना। न्यू क्लेडोनिया जो है वो मेलानेशिया का महत्वपूर्ण द्वीपीय देश है। इस द्वीप में 43% जनसंख्या मेलानेशिया की है, 7% कहाँ की है, फ्रेंच की है। मतलब 43% वहाँ के मूल निवासी है, 7% कहाँ के हैं, तो फ्रेंच है। अधिकतर जनसंख्या राजधानी नूमी में रहती है ना। और मेलानेशिया के पूर्वी भाग में फिजी द्वीप समूह स्थित है। मेलानेशिया के सबसे पूर्व में कौन सा द्वीप समूह है, तो फिजी द्वीप समूह है। यहाँ की राजधानी क्या है, तो सुबा है।
गन्ने की खेती करने के लिए 19वीं सदी में भारतीय मूल के लोग को लाया गया था। अब देखिए इसका लोकेशन कहाँ है, विषुवत रेखा पर है मुख्य रूप से, और विषुवत रेखा पर तापमान ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा होगा, तो गन्ने की फसल ज्यादा होगा, तो गन्ने की फसल करने के लिए 19वीं सदी में भारतीय मूल के लोग बहुत सारे वहां गए थे। 80 ज्वालामुखी द्वीप समूह है यहाँ, और ज्वालामुखी द्वीप के अलावा यहाँ कोरल द्वीप समूह भी है। कोरल के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले क्लास में। 1980 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था और इसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट बिला है। किसके बारे में बात कर लिए हम, मेलानेशिया। मेलानेशिया के बाद हम क्या देखेंगे, माइक्रोनेशिया देखेंगे और पॉलिनेशिया देखेंगे। ठीक है, तो माइक्रोनेशिया का लोकेशन सबसे पहले देख लेते हैं, सॉरी, है ना। तो माइक्रोनेशिया कहाँ है जी, तो फिलीपींस के पूरब में स्थित है। कहाँ है माइक्रोनेशिया, फिलीपींस के पूरब में, और ये भी प्रशांत महासागर का ही पार्ट है ना। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। ये उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्र में आ जाएगा, है ना, माइक्रोनेशिया। और एक बचा जो त्रिभुजाकार में है वो किस में आ जाएगा, तो पॉलिनेशिया में आ जाएगा, और ये प्रशांत महासागर के लगभग बीच में स्थित है। तो आई होप लोकेशन देख लिए हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में थोड़ा सा। तो क्या देख रहे थे, माइक्रोनेशिया, है ना। माइक्रोनेशिया प्रशांत महासागर का एक संघीय राज्य है, मतलब बहुत सारा द्वीप का समूह है, जिसमें 4 द्वीप समूह जैसे उत्तरी मैरियाना, कैरोलिना और मार्शल गिलवर्ट द्वीप है, ये सब समूह सम्मिलित है। ठीक है, फिलीपींस के पूरब में स्थित है, अभी लोकेशन हम उसका देख चुके हैं, विषुवत रेखा के नॉर्थ में है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये द्वीप समूह अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में रहा। द्वितीय विश्व युद्ध जब लड़ाई चल रहा था तो अमेरिका इस क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन कालांतर में संयुक्त राष्ट्र संघ का संरक्षण कुछ समय तक रहा है, इसको मिला है, और उसके बाद ये देश का मान्यता, इसको 1991 में एक देश का मान्यता मिल गया, है ना। माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है गुआमू है, जिसको गैमो कहा जाता है। मार्शल द्वीप समूह के बिलिकन द्वीप पर संयुक्त राज्य अमेरिका अपने न्यूक्लियर का परीक्षण किया था। ठीक है, तो यूएसए जो है अपना परमाणु का परीक्षण जो किया था वो कौन सा क्षेत्र में किया था, यही माइक्रोनेशिया का एक द्वीप है वहां किया था। अंतिम है हमारा पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया जो प्रशांत महासागर के बीच में स्थित एक द्वीपीय समूह है, और मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया के पूरब में पॉलिनेशिया द्वीप है। बहुत से द्वीपीय समूह इसमें आते हैं, और इसके मुख्य द्वीप में हवाई द्वीप हो जाएगा जो अमेरिका के कब्जा पर है ना, जिसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप पर, और वहां बहुत सारा ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। ठीक है, और टोगो है, समाओ है, तुलाबू है, तुबालू है, पूर्वी किरिबातू है, और भी कुछ देश है ना, किसमें, पॉलिनेशिया में। और ये कहाँ है, प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है, और ये छोटा छोटा द्वीप के रूप में ये देश है। इन द्वीप में हरी मनी की उपमा दी जाती है। हरी मनी की उपमा क्यों दी जाती है, क्योंकि यहाँ आबादी बहुत कम निवास करेगी, तो जैव विविधता यानी कि पेड़ पौधा ज्यादा है, तो जब अंतरिक्ष से सैटेलाइट से जब देखते हैं तो ये छोटा छोटा हरा हरा मोती की तरह दिखता है प्रशांत महासागर के बीच में, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, हरी मनी कहा जाता है। इस द्वीप में हवाई द्वीप समूह अमेरिका का 50वां राज्य है, वो राज्य है ना, जिस पर जापान बमबारी किया था, और उसके पश्चात गुस्सा में 6 और 9 अगस्त को जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरा दिया था। ठीक है, टोगो द्वीप ने 1970 में स्वतंत्रता प्राप्त की, जो 1999 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया टोगो द्वीप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओशिनिया महाद्वीप पूरा समाप्त। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। संपूर्ण एटलस का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, संपूर्ण विश्व का अध्ययन करेंगे। तो जरूरी नहीं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा भी विश्व का गहन अध्ययन अगर आप करना चाहते हैं, विश्व के बारे में अगर जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे से कोई भी जानने में इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो उस केस में हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ताकि विश्व का संपूर्ण विश्व का एक एक स्थलाकृति, एक एक क्षेत्र, वहाँ के लोग, वहाँ का स्थिति क्या है, वो संपूर्ण जानकारियाँ दी जाएगी। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।